हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा लेक्चर है स्टूडेंट्स वो थोड़ा हटके है क्योंकि आज हम इस ऑर्डर राइटिंग में दो स्पेशल टॉपिक्स ले रहे हैं। पहला ऑब्जेक्शन अंडर ऑर्डर 21 रूल 58 पे ऑर्डर, और दूसरा ऑर्डर ऑन ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 47 ऑफ CPC। सो बेसिकली आज हम सिर्फ ऑब्जेक्शन के ऊपर ही ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। सो आज ये थोड़ा अलग है। मेरा ये टॉपिक लेने का एक कारण ये था कि मेरा मानना ये है कि आपको हर स्ट्रैटेजी से एक्सपोज करा सकूँ सो दैट कल को एग्जामिनर आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे या कैसी भी ऑर्डर राइटिंग लिखवाए तो आप उसे लिखने में सक्षम हो। इसलिए ये ऑर्डर राइटिंग ली है और इस टॉपिक को चुनने का कारण भी यही है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, फॉर्मेट क्या है उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये जो हाईलाइट किया है मैंने सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर और ऑर्डर ऑन ऑब्जेक्शन अंडर ऑर्डर 21 रूल 58, ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। क्यों? वैसे मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्डर जो है, मतलब ये जो हेडलाइन है बीच की बॉटम की जो आप ले रहे हैं वो आप चाहे तो ऑप्शनल कर सकते हैं, बट मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एग्ज़ाम में ये बीच में ही लिखें सो दैट इससे आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो सामने एग्ज़ामिनर को दिख जाएगा। ठीक है? और हमेशा सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर ही लिखना ऑर्डर में, और बाकी आपको फॉर्मेट पता ही है तो इसमें डिस्कस करना नहीं है। अब आगे देखते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस दिस ऑर्डर स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि हमें सब्जेक्ट मैटर और फैक्ट्स की बात बतानी है। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है? दिस इज़ एन ऑब्जेक्शन अंडर ऑर्डर 21 रूल 58 CPC। ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है। और फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट्स क्या है? सबसे पहले फैक्ट ये लिया ऑब्जेक्टर ने कि ये जो हाउस है अटैच हुआ है इन फेवर ऑफ AB, बिलोंग्स टू हर। और फिर अब सेकंड स्टेप देखें तो रिबर्टल में डिग्री होल्डर ने ये ऑब्जेक्शन लिया कि अपोजिट पार्टी 1 कि ये जो ऑब्जेक्टर है वो किसकी मदर है, जजमेंट डेटर की, यानी CD की मदर है। हु इज़ द रियली द ओनर ऑफ द हाउस, वो खुद ही ओनर है इसी हाउस की, प्लस ऑक्यूपेशन भी उसी के अंडर है इसमें। अब ये जो थर्ड पैरा है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है उसकी रेलेवेंसी यहाँ से स्टार्ट हुई है। आपको मैंने बताया था कि जो ऑर्डर्स पास होते हैं वो विदाउट मैरिट्स और विद मैरिट्स होते हैं। तो ये जो ऑर्डर पास हो रहा है स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर विद मैरिट्स पास हो रहा है। और ये पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन को यहाँ इंक्लूड करने का रीज़न ये है क्योंकि जो ऑर्डर 21 रूल 58 का सब क्लॉज 2 है उसका प्रोविज़न ये क्लियर करता है कि पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन यूज़ करना यहाँ ज़रूरी है, इंक्लूड करना। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप एक बार अगर ऑर्डर 21 रूल 58 सब क्लॉज 2 की लैंग्वेज पढ़े तो वो ये कहती है, ऑल क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चंस relating to right, title or interest in the property attached arising between the parties or their representatives shall be determined by the court dealing with the claim or objection and not by a separate suit. So यहाँ पे clearly ये कह रखा है कि जो determination हो रहा है कोर्ट का इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का वो इसी ऑब्जेक्शन में ही या इसी क्लेम्स में ही होना चाहिए और इसकी कोई सेपरेट सूट लाई नहीं करता है। ये रीज़न है यहाँ पे पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन को इंक्लूड करने का। अब देखते हैं आगे फर्दर। अब जो ये पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन है इसको एनालाइज करना भी ज़रूरी है। अब इसका एनालिसिस क्या है? सो फोर्थ पैरा डील्स विद द एविडेंस स्टेज। तो ऑब्जेक्टर ने यहाँ पे एक सेल डीड एग्जिबिट की है अपनी कंटेंशन को सपोर्ट करने के लिए और ख़ुद भी विटनेस के तौर पे आई, उसने अपना एग्जामिनेशन कराया और उसने ये बोला कि ये जो प्रॉपर्टी ख़रीदी थी 3 साल पहले वो प्रॉपर्टी उसने अपने पापा के पैसे जो बचे थे उनसे ख़रीदी थी
और हाँ, मैं मानती हूँ कि जो सेल डीड अलाउड हुई है वो किसके नाम पे हुई है, उसके बेटे के नाम पे हुई है, पर यहाँ पे पोजीशन किसका है, उसका है पोजीशन, उसने ये एविडेंस की स्टेज में बोला है। फर्दर हम आगे देखते हैं और क्या हुआ है। अब जैसे ऑब्जेक्टर की एविडेंस की स्टेज खत्म हुई तो नेक्स्ट अब किसकी आती है, डिग्री होल्डर की स्टेज आती है। अब यहाँ पे डिग्री होल्डर ने 2 विटनेसेस को बुलाया, जिसमें से एक तो मार्जिनल विटनेस निकला सेल डीड का, और दूसरा उसने ये क्लेम किया कि वो प्रेजेंट था एट द टाइम ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, यानी सेल डीड के एग्जीक्यूशन पे वो प्रेजेंट था। दोनों ने ये डिपोज किया कि जजमेंट डेटर जो है उसके नाम पे ये सेल डीड एग्जीक्यूटेड हुई थी, प्लस उसने ही कंसिडरेशन पे किया था एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और वही है जिसने ये हाउस परचेज किया। ये क्लियर कर दी उसके डिग्री होल्डर के दोनों विटनेसेस ने। ठीक है, अब क्या देखते हैं, अब इसके बेसिस पे अब जैसे दोनों के एविडेंस की स्टेज आ गई, अब कोर्ट आते हैं अपनी फाइंडिंग पे, यानी अब होगा कोर्ट की फाइंडिंग। तो आपका ये जो सेकंड और थर्ड पैरा है स्टूडेंट्स, ये है कोर्ट की फाइंडिंग। सो कोर्ट की क्या फाइंडिंग है, कोर्ट ने ये बोला कि हाँ हम मानते हैं कि सेल डीड जो है वो जजमेंट डेटर के नाम पे ही है, और ये खुद उसने बात भी एडमिट कर ली कि वो दोनों साथ में ही रहते हैं एक ही घर में, और ये प्रिज्यूम्ड है कि वो ओनर है इस घर का, अनलेस कि यहाँ पे कोई सेटिस्फैक्ट्री एविडेंसेस और मिल जाए तो। और यहाँ पे कोई सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस ना होने की वजह से सिर्फ एक ऑब्जेक्टर के स्टेटमेंट के बेसिस पे ये नहीं हो सकता, डिसाइड ये कोर्ट नहीं कर सकता। प्लस यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला उसने कोई भी ऐसा कोई कन्विंसिंग एविडेंस भी नहीं दिया जिससे ये पता चले कि उसको ये 5,000 रुपीज़ मिले कहाँ से थे। ठीक है, अब ये चीज़ इस तरह से कोर्ट की फाइंडिंग है। अब फाइनली अब देखते कोर्ट ऑर्डर क्या करता है नेक्स्ट स्टेज पे। सो एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, पहले की फर्स्ट 2 लाइन्स कंक्लूडिंग एरिया बताता है फाइंडिंग का, उसमें ये क्लियर करता है कि हाँ कोर्ट होल्ड करती है कि हाँ हाउस बिलोंग करता है किसे, जजमेंट डेटर को। हाउस भी बिलोंग करता है प्लस पोजेशन भी जजमेंट डेटर का है। ठीक है, और ऑर्डर में कोर्ट ने एक सेट लैंग्वेज में लिख दिया कि जो ऑब्जेक्शन है वो डिसमिस हुआ है, प्लस डिग्री होल्डर को उसकी कॉस्ट दी जाएगी फ्रॉम द ऑब्जेक्टर। सो दिस इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर हमारा ऑब्जेक्शन, जिसके ऑर्डर 21 रूल 58 के हिसाब से था। नेक्स्ट ऑर्डर जो हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 47 CPC से डील करता है, उसे अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, सो एज यू कैन सी द फॉर्मेट, इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये हमेशा मैं बताऊंगी कि सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर प्लस ऑब्जेक्शन अंडर ऑर्डर सेक्शन 47 ये आप लिखें ज़रूर। ठीक है, ये कांस्टेंट रिमाइंडर इसलिए सो दैट आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका फॉर्मेट के हिसाब से इसकी लैंग्वेज क्या होगी ऑर्डर की। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी द कंटेंट्स ऑफ दिस ऑर्डर स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले वी ऑल नो कि सब्जेक्ट मैटर लिखा जाता है। सब्जेक्ट मैटर इज हियर द ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 47 एंड व्हाट आर द फैक्ट्स। तो फैक्ट्स आर, जहाँ पे डिग्री होल्डर ने अप्लाई किया था एग्जीक्यूशन ऑफ हीज डिग्री, किस लिए कि वो डिमोलिश करना चाहता था कंस्ट्रक्शन का, प्लस वो मटेरियल्स को रिमूव करा के और एक पोजीशन को अपने फेवर में डिलीवर कराना चाहता है। अब कॉन्ट्रा स्टेज जजमेंट डेटर की कहे तो जजमेंट डेटर क्या कह रहा है, जजमेंट डेटर का कहना ये है कि ये जो डिग्री है वो वेग है, देयरफॉर ये केपेबल नहीं है एग्जीक्यूशन के लिए, एंड इन द ऑल्टरनेटिव ही हैज़ ऑलरेडी रिमूव द मटेरियल्स उसके हिसाब से। देयरफॉर जो ये डिग्री जो ऑलरेडी कंप्लाइंट हो चुकी है तो उसको अब ज़रूरत ही नहीं है इन्फोर्स कराने की, उसका कहना ये है। नाउ द रिलेवेंट पार्ट ऑफ दिस ऑर्डर इज दिस इज पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन। सो अगर हम पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन की बात करें तो वी हैव टू सी द सेक्शन 47 का सब क्लॉज 1। व्हाट इट सेज, all questions arising between the parties to the suit in which degree was passed or their representative or relating to the execution, discharge or satisfaction of the degree shall be determined by the court executing the degree and not by a separate suit.
सो इससे क्लियर हो जाता है दैट दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेशन इज नेसेसरी इन दिस ऑर्डर फॉर प्रिवेंटिंग द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट। इसलिए हम ये भी देखते हैं कि पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन है क्या। सबसे पहला पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन ये है, इज द डिग्री सो वेग एज टू इनकेपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन। सेकेंड इज, हैज़ द डिग्री ऑलरेडी बीन कंप्लाइंट विद द जजमेंट डेटर। सो हमें ये दोनों को देखने के लिए इनकी फाइंडिंग्स देखनी पड़ेगी, ठीक है। व्हाट आर द फाइंडिंग्स वी विल सी नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सो उसके लिए वी हैव टू सी कि इज दिस डिग्री इज केपेबल ऑफ इन्फोर्सिंग और नॉट। सो उसके लिए डिग्री में जो लिखा है वो ये था कि जो डिफेंडेंट है वो रिमूव कर लेगा अपना डिस्प्यूटेड कंस्ट्रक्शन विद इन अ मंथ ऑफ पासिंग ऑफ द डिग्री, और प्लेंटिफ जो है वो उस साइट में अपना पोजीशन ले सकता है उसके बाद। लेकिन डिग्री में ये लिखने के बावजूद भी डिग्री में कोई मैप शो नहीं था। इससे ये क्लियर नहीं हो पाया कि क्या एंक्रोचमेंट और ट्रेसपास का एक्सटेंट था। पर अब एक्सटेंट जो है वो डिटरमिन किया जा सकता है एग्जीक्यूशन की स्टेज पे। तो यहाँ पे कोर्ट ने आमिन को कहा कि वो मैप प्रिपेयर करे डिस्प्यूटेड एरिया में, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ विलेज सेटलमेंट मैप को, जिसको एग्जिबिट ए के थ्रू कोर्ट में प्रोड्यूस किया। और जो मैप प्रिपेयर्ड हुआ आमिन से, उससे क्लियर हुआ कि जो पोर्शन है ABEF वो एंटायर एनक्लोजर किसके है, ABCD के, जो कि किसके लाइज होता है, यानी प्लॉट नंबर 45 के। सो ये कहीं भी पॉसिबल ये नहीं हो पाया जजमेंट डेटर के लिए ये शो करना कि जो मैप प्रिपेयर्ड हुआ है वो इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे जो कोर्ट की होल्डिंग है, यानी जो फाइंडिंग है, वो ये कहती है कि यहाँ पे कुछ भी वेग या इनडेफिनेट डिग्री पास नहीं हुई और दिस डिग्री इज केपेबल ऑफ बीइंग एग्जीक्यूटेड। नाउ वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या था, क्या डिग्री ऑलरेडी कंप्लाइड हो गई है जजमेंट डेटर से। तो इसके लिए कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि यहाँ पे कोई ऐसा फोर्स नहीं है जिसमें हम ये कहें कि जजमेंट डेटर ने अपना कंप्लाइंस की है। जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी कोर्ट में आमिन के थ्रू, उसमें कहीं भी कोई ऑब्जेक्शंस फाइल नहीं हुए थे। ऑल्सो ये भी शो हुआ था कि डिस्प्यूटेड कंस्ट्रक्शंस जो हुए थे वो पार्शली रिमूव्ड हुए थे जजमेंट डेटर से, और जो मेजर पोर्शन है मटेरियल का वो स्टिल अभी भी प्लॉट नंबर 45 में है। तो ये जो ऑब्जेक्शन रेज हुआ है इसका कोई फोर्स नहीं है। नाउ द फाइनल डिक्टम ऑफ दिस कोर्ट इज, फाइनल ऑर्डर जो कोर्ट ने किया है इसमें कि ऑब्जेक्शन डिसमिस किया गया और डिग्री होल्डर को उसकी कॉस्ट दी गई है इन एग्जीक्यूशन। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे दोनों ऑब्जेक्शंस के बेस पे जो ऑर्डर्स हुए वो मैंने आज आपको बताया। ये जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर्स को समझाया, उसको समझाने का कारण ये था कि कल को कोई भी किसी भी टाइप के नेचर हो क्वेश्चन का, आपको अगर एक बार स्टेप समझ में आ गए ऑर्डर के और आपको एक सेट लैंग्वेज का पार्ट समझ में आ गया कि लिखना कैसे है, सो यू कैन ईजिली राइट इट डाउन दोज थिंग्स इन योर ओन वर्ड्स। जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा उसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, और प्रोविज़न हो तो प्रोविज़न को भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। बट यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्शन का केस था, ये दोनों ही, इन दोनों मैटर्स में कहीं भी प्रोविज़न की बात नहीं हुई, सिर्फ प्रोविज़न उतना ही क्लियर किया गया जितना वो रिलेवेंट एरिया के लिए था। जैसे पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन में हमें पता होना चाहिए कि क्यों बनाए गए ऑब्जेक्शन में, उसको समझने के लिए ये हमारे लिए ज़रूरी था जानना कि ये कहाँ पे है। तो ये चीज़ें हमें एग्ज़ाम में जब ऑर्डर लिखते हैं तो ये चीज़ हमें हेल्प करेगी। ये स्टेप्स आपको क्लियर करते हैं और ये लैंग्वेज से आपको क्लियर होगा कि ऑर्डर्स लिखने कैसे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। ख्याल रखिए अपना और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।